Good morning, students. Myself, Professor Pawan Kumar Yadav from Department of Mechanical Engineering. Our today's topic is manufacturing process. स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हम जब भी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तो हम किसी न किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट की जब स्टेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है, बिल ऑफ मटेरियल होता है, फिर रूट शीट बनाई जाती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वर्क किया जाता है उस पर, और फिर कॉस्ट निकाली जाती है उस प्रोडक्ट की। इसी सीक्वेंस में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्ट डिज़ाइन की। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो डिज़ाइनर होता है, जो ड्राफ्टमैन होता है, उसको डीप नॉलेज होता है प्रोसेस का। तो अलग अलग प्रोसेस के बेसिस पर वो सब असेंबलीज़ और पार्ट को प्रिपेयर कर इस तरह से बनाता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो प्रोडक्ट का बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग वो कम लगे, और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो टाइम लग रहा है वो भी कम लगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना, यानी अल्टीमेटली ओवरव्यू बना लेना कि किस तरह से प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, उसमें किस किस तरह की मशीनिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होगी। उसके बाद बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल की। बिल ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, इसमें हम जब कंप्लीट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कंप्लीट प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ़ सब असेंबलीज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल हम कार का ले सकते हैं। अब कितनी नंबर ऑफ़ कार्स बनानी है, पहले हम ये यानी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने बनाने हैं। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के अंदर जो है जो कितने कितने कंपोनेंट लग रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनकी क्वांटिटीज़ कितनी हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, स्पेसिफाई करना ईच कंपोनेंट को और उसके नंबर को, और वो सोर्स जहाँ से उस कंपोनेंट को हम लेंगे। इसके थ्रू हम जो है बिल ऑफ मटेरियल कंप्लीट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम। रूट शीट। रूट शीट बेसिकली जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सीक्वेंस को कहते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो अगर हम सब असेंबलीज़ की बात करते हैं तो सब असेंबलीज़ में इंडिविजुअल जो कंपोनेंट और पार्ट हमें बनाना है तो वो किस मेथड के थ्रू बनाया जाएगा। उस मेथड के थ्रू अगर हम बना रहे हैं तो उसके सीक्वेंस क्या क्या रहेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा कि पहले हमने मशीनिंग करी, या पहले हमने कास्टिंग करी, फिर मशीनिंग हमने करी, फिर असेंबलिंग की प्रोसेस करी या वेल्डिंग की प्रोसेस करी। इस तरह से सीक्वेंस। मशीनिंग प्रोसेस क्या है, टाइम कितना लगेगा, ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करना है, यानी पूरा रूट शीट बनाना जिससे कि उस कंप्लीट प्रोडक्ट को बनाया जा सके। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। जैसा मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं और फाइनली हम प्रोडक्ट पे पहुंचते हैं। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन से मतलब ये है कि हमें ये पता चल जाए कि मैन्युफैक्चरिंग हमें करना क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, और उसमें किस किस तरह के ऑपरेशंस लग रहे हैं। जो ऑपरेशंस लग रहे हैं वो किस किस कंपोनेंट के लिए लग रहे हैं, उन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, ओवरऑल जो कॉस्ट निकल रहा है उस प्रोडक्ट का वो कितना निकल रहा है, और अल्टीमेटली जब हमने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है तो वो वर्थफुल है या नहीं है, यानी हमने उसमें इतनी अगर कॉस्ट एसोसिएटेड कर ली है तो वो कस्टमर के लिए जो है फ्रूटफुल है उस कॉस्ट पर या नहीं है। इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर जो है ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, कॉस्ट एसोसिएटेड जो होती हैं, फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़, बिल ऑफ मटेरियल और ड्राइंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक कंबाइंड पैकेज है जिसके अंदर हमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता करना पड़ता है, जिससे कि हम ओवरऑल प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं प्रोडक्शन के थ्रू, जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं वो इकोनॉमिकल बने, कम टाइम में बने, और जो भी हम उस पर प्रोसेस लगा रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर उस पर लगा रहे हैं, उससे हमें उतना प्रॉफिट या आउटकम निकल पाए। तो जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। रिफाइनिंग एंड अलॉइंग,
जिसको हम अलॉइंग भी बोलते हैं, इसमें हम बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के टेस्ट करते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए बना रहे हैं तो उसमें उस मटेरियल की उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के लिए हमें उस तरह के टेस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं। तो अलॉइंग में हम बेसिकली जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम कास्टिंग की। तो कास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हर मटेरियल का होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मोल्टन स्टेट पर लेकर जाते हैं। लिक्विड स्टेट पर जब आ जाता है मटेरियल तो हम पर्टिकुलर एक शेप और साइज़ के थ्रू उस पर्टिकुलर इमेज को उस पर रिप्रिंट करते हैं सेंड पर, और उस मोल्टन मेटल को वहाँ पोर कर कर फिर हम उससे जो है प्रोडक्ट का आउटपुट ले लेते हैं। फिर हम बात करते हैं मेटल फॉर्मिंग की। मेटल फॉर्मिंग की जब हम बात करते हैं तो जब हम बात कास्टिंग की कर रहे थे तो वहाँ हमने क्या किया था कि रिक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हटा के मोल्टन स्टेट पर डाइल्यूट कर दिया था स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हम जब मेटल फॉर्मिंग की बात करते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को लेते हैं और हम उसको जो है हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद हम उसका स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हैं, हम फोर्सफुली हम उसके शेप और साइज़ को चेंज करते हैं। इससे ये रहता है कि इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कास्टिंग मटेरियल से ज़्यादा होती है। तो जहाँ हमें स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हम चीजलिंग की बात करें वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ब्लैंक और बिलेट्स को हम जो है फोर्स एप्लीकेशन के थ्रू जो है हम चेंज ओवर कर लेते हैं शेप और साइज़ को चेंज करके। फिर बात करते हैं मेटल कटिंग। अब मेटल कटिंग अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम भी किया, अलग अलग टास्क भी करी हैं वर्कशॉप पर। तो उसमें हम मिलिंग की बात करें, ड्रिलिंग की बात करें, शेपर की बात करें, हम लेथ मशीन की बात करें, इस तरह हमने अलग अलग जो है मशीन्स पर वर्कआउट किया है। और वर्कआउट कर कर हमने इंडिविजुअल पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को, उसके रिलेटेड ऑपरेशंस को पढ़ा है, जिससे हमें ये पता चला है कि अगर हम किसी हार्ड मटेरियल को मशीनिंग के थ्रू यानी सिंगल पॉइंट या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू चिप फॉर्म में अगर उसमें या एब्रेसिव के थ्रू चिप फॉर्म में उसको अगर हम बाहर निकालते हैं मटेरियल को, तो उसकी शेप और साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मेटल कटिंग के थ्रू भी हम जो है शेप और साइज़ बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेल्डिंग की। वेल्डिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, वेल्डिंग जो है बेसिकली जो है प्रेशर और हीट दोनों की एप्लीकेशन। तो जब हम बात करते हैं कि हम प्रेशर और हीट जनरेट कर कर जब हम कोई भी एक रिजिड जॉइंट बना रहे हैं, यानी हम दो मेटल पीस को हम ले रहे हैं और रिजिड जॉइंट बना रहे हैं, तो वो कहलाता है वेल्डिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो यहाँ पर हम जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा कोर ओवरऑल फोकस जो है इस प्रोडक्ट को बनाना है। तो इन प्रोसेस के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट की। जब हम कॉस्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्ट की बनती है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों के कॉस्ट को मिलाकर बनती है। फिर हमें जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स लेनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट निकल जाएगा। अब हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो मशीन्स हो गए, फिक्सचर्स हो गए, बिल्डिंग हो गई। लैंड, मशीन और बिल्डिंग जब भी हम बात करेंगे इन चीज़ों की, या इंस्टॉलेशन कॉस्ट की या सेटअप कॉस्ट की बात करेंगे, तो वो कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम लेबर और मटेरियल, ये दो चीज़ें जो हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट होते हैं उस बेसिस पर हम जो है टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अलग अलग प्रोसेस जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी थी उसी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफन टेस्टेड फॉर इन मेटल। अब मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? टेंसाइल की बात करें, हार्डनेस, इम्पैक्ट, मेलिएबिलिटी, फटीग की बात करें, तो हमने जो है यूटीएम की बात करी थी। तो यूटीएम मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों की दोनों जो है टेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम यूटीएम मशीन की बात करें, आइजॉट 4P की बात करें, टॉर्शन टेस्टिंग मशीन की बात करें, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन की बात करें, इसके इन सभी अलग अलग टेस्टिंग के थ्रू हमें होता क्या है कि मटेरियल की ओवरऑल
प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो हम अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग जगह पर जहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उस मटेरियल का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यूटीएम मशीन की हम बात करें तो टेंसाइल टेस्टिंग हो जाती है उसमें, है ना। तो हमें ये पता चल जाता है कि डक्टिलिटी कितनी है। कंप्रेसिव टेस्टिंग हो जाती है तो हमें ब्रिटलनेस के बारे में पता चल जाता है। ब्रिटलनेस तो हम यूटीएम के थ्रू जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की, हाँ ये ब्रिज में, इस पर्टिकुलर ब्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर वेट लिफ्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या XYZ किसी भी एप्लीकेशन के लिए जहाँ पर कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं, वहाँ पर इस स्ट्रेंथ पर इस मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं, ये पता कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह अलग अलग हम टेस्ट के थ्रू हम जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करते हैं। फिर बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप सभी लोगों ने कास्टिंग भी कर रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने बात करी कि हम एक ऑब्जेक्ट या एक जो है पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी इमेज को हम जो है एक सैंड के ऊपर ले लेते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये मोल्डिंग बॉक्स के अंदर हो रही है। तो मोल्डिंग बॉक्स में हम सबसे पहले एक प्रिंट इमेज ले लेते हैं। उस प्रिंट इमेज के अंदर हम जो है अलग अलग, जिस तरह का हमारा पैटर्न होगा उस तरह से हम उस इमेज को उस पर प्रिंट लेंगे। तो पैटर्न के भी अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं, उसमें अलाउंसेस भी अलग अलग तरह से दिए जा सकते हैं। उन अलाउंसेस के थ्रू जो है हम श्रिंकेज अलाउंस दे सकते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस दे सकते हैं। उन अलाउंसेस के थ्रू हम जो है उस पर्टिकुलर कैविटी को फिल करेंगे मोल्टन मेटल से, और उसके बाद फिर हम उससे जो है कंप्लीट कंपोनेंट और या प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टेज पे हमने क्या किया कि पैटर्न बनाया। दूसरे में उस पैटर्न से हमने सैंड के ऊपर एक इमेज ली। नेक्स्ट में हमने क्या किया, मोल्टन मेटल पोर कर लिया। अलाउंसेस लेते हुए हमने पैटर्न बनाया है, उसकी इमेज ली है, उस पर मोल्टन मेटल पोर कर दिया है उस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर। उसके बाद जो है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमने क्या किया है, उस कास्टेड मटेरियल को बाहर निकाल लिया। अब जो कास्टेड मटेरियल आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक तरफ जो है रफ़ मटेरियल है और एक जगह मशीन्ड कंपोनेंट रखा हुआ है। तो रफ़ जो है कास्टेड मटेरियल हमने ले लिया, उसके अंदर हमने मशीनिंग करी, होल्स प्रोवाइड करे, बोर्स करा हमने, रीम्ड करा, उसको ग्राइंड करा हमने, उसकी सरफेस को स्मूथ करा हमने, और जो ऑल कॉर्नर्स जो हैं, जो कास्टेड पार्ट्स थे, उसको फिलेट के थ्रू राउंड किया हमने। तो कंप्लीट हमें एक कंपोनेंट मिल गया। तो इस तरह से हम कास्टिंग में डील करते हैं स्टूडेंट्स। अब मेटल फॉर्मिंग की बात करें। मेटल फॉर्मिंग में फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, बेंडिंग, ड्राइंग और स्ट्रेचिंग। यानी अगर हम फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हम मोल्टन स्टेज पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम ब्लैंक या बिलेट्स जो है उनका इस्तेमाल करके फोर्स की एप्लीकेशन के थ्रू हम पहले प्री हीटिंग करते हैं, उनकी एक टेम्परेचर तक ले जाते हैं, प्लास्टिक स्टेज तक पहुंचता है टेम्परेचर। उसके बाद हम फोर्स के थ्रू उसकी शेप और साइज़ में चेंज ओवर करते हैं, ये कहलाता है फॉर्मिंग प्रोसेस। तो फोर्जिंग प्रोसेस में जैसे हम कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं। आप देख रहे हैं पहले लेवल पे जो है अपने पास जो है ब्लैंक है, उसके बाद हमने उसमें जो है बार बार हैमरिंग के थ्रू जो है हीट ट्रीटमेंट किया, फिर हैमरिंग करना शुरू किया। उसके बाद हमने उसको अलग अलग स्टेज पर लाते फाइनली हमने कनेक्टिंग रॉड बना लिए। तो हम ऐसे कंपोनेंट जो कि अंडर फोर्स एप्लीकेशन में हो, जैसे कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं, तो जिसमें ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता हो, अगर वहाँ हम कास्टेड मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी मटेरियल में। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है फोर्जिंग प्रोसेस। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह हम एक्सट्रूजन की बात करते हैं। एक्सट्रूजन में भी हम पर्टिकुलरली जिस शेप और साइज़ की बात करते हैं उस शेप और साइज़ में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। ड्राइंग में भी हम क्या करते हैं, एक डाई का इस्तेमाल करते हैं और उसमें से जो है प्रेस कर जो है उस पर्टिकुलर कैविटीज़ से जो है फोर्सफुली उस मटेरियल को निकालते हैं। तो बड़े बड़े वायर्स को छोटे वायर्स में कन्वर्ट करते हैं हम।
फोर्स के थ्रू, ताकि उसमें जो है स्ट्रेंथ बनी रहे। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स, मेटल कटिंग की बात करते हैं हम। मेटल कटिंग में आपने ये जितने भी ऑपरेशंस लिखे हुए हैं इनके बारे में पढ़ा भी है और इसके बारे में आपको डीप नॉलेज भी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जितनी भी प्रोसेस मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इनके बारे में इसलिए मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन या ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे जो है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जब बात करेगा तो वो पहले आपसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में होता क्या है। तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला पार्ट यानी प्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो जब हम प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, यानी हमें ये पहले क्लियर होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। अल्टीमेटली गोल हमारा प्रोडक्ट को बनाना है। अब प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन से बन रहा है। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में कौन सा वाला ऑपरेशन, तो ये डिसाइड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन अगर हमें मालूम है तो हमें रूटिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही तरह के कंपोनेंट में एन नंबर ऑफ जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। मतलब उसमें हम बात कास्टिंग की भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम मेटल टेस्टिंग की भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर हम फॉर्मिंग की भी बात कर सकते हैं। एक सिंगल कंपोनेंट में हो सकता है एन नंबर ऑफ जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल या प्रोडक्शन प्रोसेस इस्तेमाल की गई हो। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस और रूटिंग क्या होता है, किस तरह से हम उसका सीक्वेंस करते हैं। फिर हमें ये पता चलना चाहिए कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे अल्टीमेटली जो हमारा कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट का वो कितना आ रहा है। तो कॉस्ट रिड्यूस कैसे किया जाए, कम कीमत में वो कॉस्ट किस कम कीमत में वो प्रोडक्ट किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए, तो वो हमें वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उसी में ही अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो मेटल कटिंग की बात कर रहे हैं। ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा है, टर्निंग, शेयरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग। टर्निंग की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब्स में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेथ का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू हम क्या करते हैं कि मटेरियल का रिमूवल चिप्स फॉर्म में करते हैं। शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों एंड पे फोर्स क्रिएट कर कर उसमें विदाउट मटेरियल रिमूवल हम क्या करते हैं, पार्ट कर देते हैं, दोनों चीज़ों को काट देते हैं। शेयरिंग प्रोसेस कहलाती है। ड्रिलिंग में हम होल्स बनाते हैं। मिलिंग की बात करें, मिलिंग मशीन्स के थ्रू हम अलग अलग ग्रुप्स को जो है बना सकते हैं। ग्राइंडिंग की बात करें तो हम मटेरियल जो है वो बर्स के फॉर्म में, मतलब मटेरियल के पार्टिकल के फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, मटेरियल का रिमूवल करते हैं। या फिनिशिंग प्रोवाइड करनी हो अगर हमें कहीं पर, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूवल करना हो, तब हम ग्राइंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमने लेथ मशीन बताई है। तो लेथ मशीन आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी है कि हेड स्ट्रोक क्या होता है, टेल स्ट्रोक क्या होता है, एप्रन क्या होता है, चक क्या होता है, टूल पोस्ट क्या होता है, किस तरह से हम जो है टूल को माउंट करते हैं टूल पोस्ट पे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और जिस तरह का पार्टिंग टूल है तो पार्टिंग टूल, नर्लिंग ऑपरेशन है तो नर्लिंग टूल। तो जिस तरह का हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस तरह का हमें जो है टूल वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल जॉब चक में पहले माउंट किया जाएगा, उसके बाद फिर हम जो है उसमें या तो मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों फीड प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए वेरिएबल स्पीड्स हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेथ के कुछ ऑपरेशंस बताए गए हैं। टर्निंग क्या होती है, फेसिंग क्या होती है, बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग और नलिंग। टर्निंग जब हम जो है स्ट्रेट जॉब के अंदर या सिलेंड्रिकल जॉब्स के अंदर हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं और उसमें कट करके हम उसमें टर्न करते हैं, रिड्यूस करते हैं डायमीटर को। फेसिंग क्या करते हैं, जो एंड एज होती है उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो है फ्लैट कर देते हैं। बोरिंग की बात करते हैं, बोरिंग में हम जो बना हुआ होल है उसको इनलार्ज करते हैं। ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफाइड कहीं पर भी होल अगर हमें मेकिंग करनी है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात करते हैं। थ्रेडिंग में हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाते हैं। और नर्लिंग में हम रफ सरफेस प्रोवाइड कराते हैं किसी भी मशीनिंग सरफेस पे। अब यहाँ पर टूल
और जॉब दोनों की पोजीशन के थ्रू अलग अलग ऑपरेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रखा है, पार्टिंग टूल लगा रखा है, नर्लिंग टूल, ड्रिलिंग टूल लगा रखा है। यहाँ अलग अलग टूल्स भी दे रखे हैं, जॉब सिलेंड्रिकल दे रखे हैं, और उस पर जो है परफॉर्मेंस कर कर ये बताया गया है कि लेथ में इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो पहले आपको स्ट्रेट टर्निंग दिखाई दे रही है, एक सिलेंड्रिकल जॉब है, उसका डायमीटर को रिड्यूस कर दिया, डेप्थ ऑफ कट दे दी उसमें 5 mm, 10 mm, 15 mm, यानी हम बात करते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने की। ठीक, फिर टेपर टर्निंग करनी है, एक एंगल पे हमने कटिंग कर ली, प्रोफाइलिंग कर ली हमने, उसके बाद एक्सटर्नल ग्रूविंग कर ली हमने, उसके बाद फेसिंग ऑपरेशन कर लिया, फेस ग्रूविंग कर ली हमने, फॉर्म टूल का इस्तेमाल कर लिया हमने, कटिंग कर ली हमने, बोरिंग करी है, ड्रिलिंग करी हुई है, कटिंग ऑफ करा है, थ्रेडिंग करी है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेडिंग यहाँ दिखाई दे रही है, इंटरनल भी इसी तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद नर्लिंग ऑपरेशन, रफ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, नर्लिंग टूल अलग से बनाया गया है। तो इसके थ्रू हम जो है मेटल कटिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह हम मिलिंग की भी बात कर सकते हैं, शेपर की भी बात कर सकते हैं, ड्रिलिंग की भी बात कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं वेल्डिंग की। वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क, थर्माइट, गैस रेजिस्टेंस। वैसे हम बात करते हैं जब वेल्डिंग की तो दो तरह की होती है, एक फ्यूजन वेल्डिंग होती है, एक सॉलिड स्टेट होती है। फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं मटेरियल को, और उसके बाद वो जो है मोल्टन स्टेट पे आता है मटेरियल, और उसके बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो एक जॉइंट बना लेता है उस पर्टिकुलर पूल के अंदर, जिसको वेल्डिंग पूल बोलते हैं। जब हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर हम किसी भी मटेरियल को जो है एक रिक्रिस्टलाइन, यानी हम उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, प्लास्टिक स्टेज तक पहुंचाते हैं, और हम प्रेशर की एप्लीकेशन प्रोवाइड कर कर एक रिजिड जॉइंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम मेल्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो क्लासिफिकेशन में दो तरह की क्लासिफिकेशन, और फिर तीसरी तरह में आता है गैस वेल्डिंग और थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग जो होती है कास्टिंग की तरह होती है, और गैस वेल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीएसिटिलीन, और जो भी यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम कटिंग भी कर सकते हैं, उससे हम वेल्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की फ्लेम्स जो है, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल, तीन तरह की फ्लेम्स हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके थ्रू अलग अलग वेरियस ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू शॉर्ट में समझेंगे। ये आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। आप यहाँ देख रहे हैं एक मशीन बनी हुई है, वो ट्रांसफार्मर बेसिकली, उसमें दो अलग अलग केबल्स निकल रही हैं, एक इलेक्ट्रोड की तरफ है, एक वर्कपीस की तरफ है। अब यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोड से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब हम दोनों के बीच में रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा एयर गैप बनाते हैं, जितना रॉड का डायमीटर है उतना ही एयर गैप बनाया जाता है स्टूडेंट्स। एयर गैप बनाते हैं तो आर्क प्रोड्यूस होती है, उस आर्क के कारण टेम्परेचर इम्प्रूव होता है, उस टेम्परेचर के कारण जो हमने स्टिक या इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है वो पिघल जाता है, यानी मोल्टन स्टेज में आ जाता है, और वो उस पर्टिकुलर कैविटी में फिल हो जाता है। ये है आर्क वेल्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं थर्माइट वेल्डिंग की। हम यहाँ पर पूरा एक मोल्ड बनाते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम कि जो रेलवे जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की जब हम बात करते हैं, रेलवे की जो पटरियाँ होती जब आपस में जोड़ते हैं उनको, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक मोल्डिंग बॉक्स क्रिएट करते हैं। उस मोल्डिंग बॉक्स में हम मटेरियल को पोर करते हैं लेडल के थ्रू, मोल्टन स्टेज पे मटेरियल को लेकर गए हम, फिर हमने उसमें पोर किया। पोर करने के बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वहाँ एक जॉइंट बन जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको ग्राइंडिंग कर उस, जैसे हमने पीछे अभी एग्जांपल लिया था, ग्राइंडिंग के थ्रू हम उस जॉइंट को स्मूथ करते हैं और वो परमानेंट जॉइंट बन जाता है। ये है थर्माइट वेल्डिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं हम। गैस वेल्डिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अलग अलग सिलेंडर है, एक टॉर्च का इस्तेमाल किया जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों अलग अलग नॉब्स बने हुए हैं। इनका मिक्सचर जो है, मिक्सचर के थ्रू जो है टॉर्च से होता हुआ बाहर निकलता है, और टिप पर जब हम फ्लेम प्रोपोगेट करते हैं तो यहाँ पर तीन अलग अलग तरह की आती है, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। इन तीनों फ्लेम्स के थ्रू हम जो है वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं अलग से रॉड,
वेल्डिंग जो है परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर जो है सिर्फ हीटिंग के लिए हमें टॉर्च मिल रहा है और हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं रॉड का, उस रॉड के थ्रू हम जो है वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और जहाँ हमें भरना होता है या जहाँ पर हमें वेल्डिंग परफॉर्म करनी होती है वहाँ पर हम उसको मेल्ट कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अलग अलग टाइप होते हैं, इसको हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी बोलते हैं। स्पॉट की बात करें हम, फ्लैश वेल्डिंग, सीम्स वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, ये अलग अलग हमने यहाँ ड्राइंग के थ्रू समझाया है। पहले वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं ये फ्लैश वेल्डिंग है, इसमें फेस टू फेस दो हमने सिलेंड्रिकल जॉब रख रखे हैं और उन दोनों को हमने इलेक्ट्रोड से जोड़ रखा है और दोनों के एंड टू एंड हमने एयर गैप बना रखा है, तो दोनों के एंड जो है प्री हीट हो जाएंगे। जब ये प्लास्टिक स्टेज पर आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लीकेशन देकर एक दूसरे के अंदर फिक्स करा देते हैं, तो बीच में एक जो है बड़ा सा एरिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं फ्लैश वेल्डिंग, फेस टू फेस वेल्डिंग। अब सेकंड वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग। यहाँ पर भी जो है दो शीट रखी हुई है एक के ऊपर एक, वहाँ पर आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है, वेल्डेड जोन है वो। ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ जो है पॉइंटेड जो है इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हीटिंग होती है इलेक्ट्रोड के कारण। जब वो हीटिंग होती है प्लास्टिक स्टेज पर आते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेशर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर कर उस पर्टिकुलर एरिया को हम ज्वाइंट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वाले पिक्चर में आपको दिख रहा है दो अलग अलग रोलर बने हुए हैं जिसके अंदर शीट रोल हो रही है। दोनों रोलर पर हमने क्या किया है, बेसिकली जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की तरह काम कर रहे हैं, अलग अलग हमने जो है करंट प्रोवाइड करा है जिसके कारण जो है पर्टिकुलर स्पेस जो दोनों शीटों के बीच में है वहाँ पर हीटअप हो रहा है। और उसके बाद हमने रील की तरह जो है प्रेस कर कर दोनों में प्रेस कर कर हमने जो है क्रॉस करा दिया है शीट को, उसके थ्रू जो है दोनों शीट एक दूसरे से चिपक गई है। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, पर्टिकुलर जिस जगह पर हमें प्रोजेक्ट करना है और वेल्ड करना है, जैसे स्पॉट वेल्डिंग में हमने एक पर्टिकुलर एक जगह पर ही हमने वेल्ड करा है, तो प्रोजेक्शन अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग जगह प्रोजेक्ट कर कर हमने क्या किया है, वेल्डिंग करी है। लास्ट में है स्टड वेल्डिंग। स्टड वेल्डिंग में हमने क्या किया है, एक स्टड लिया है, उसको हमने गन के अंदर पहले फीड करा है, उसके बाद फिर उसको हमने जो है जिस जगह पर हमें पर्टिकुलर वेल्डिंग स्टड की करनी है वहाँ पर रखा है, प्री हीटिंग प्रोवाइड करी है। प्री हीटिंग करने के बाद नीचे वाला स्पेस जो है एरिया जो है वो हीटअप हो जाता है, फिर हम फोर्स की एप्लीकेशन देते हैं और वो पर्टिकुलर जगह पर जो है स्टड घुस जाता है या उस पर्टिकुलर कैविटी के साथ जो है जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात, थैंक यू बेटा। तो इस तरह से अब हम बात करें कि ओवरऑल जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करी, तो ये बहुत बड़ा एक लार्ज टॉपिक है जिसमें हमने अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अलग अलग पार्ट की जो है स्टडी करी। ओवरऑल स्टडी मैन्युफैक्चरिंग की हमने करी कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम किस सीक्वेंस पर लेकर जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग प्रोसेसेस की बात करी हमने। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।